हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पीसीएम हिस्ट्री। आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है। तो कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक सिंपल सी बात, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखा जाए। क्या? करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो सबसे पहले एक बात समझो, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द फिजिकल फिनोमिना, द फिजिकल फिनोमिना, द फिजिकल फिनोमिना which occurs when charges are flow। तो हम थोड़ा करंट के बारे में आगे पढ़ेंगे। बस करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक थोड़ी सी डेफिनेशन है, फिजिकल फिनोमेना विच अकर्स व्हेन चार्ज आर फ्लो। ठीक है, मतलब चार्ज जब फ्लो करेंगे तो उस जगह पे एक फिनोमिना या प्रोसेस जनरेट होती है, उसे बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो एक बात समझो कि चार्ज फ्लो करेंगे तो क्या जनरेट होगा? करंट जनरेट होगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में समझते हैं कि चार्ज सर कैसे। तो सबसे पहले चार्ज के बारे में एक चीज पढ़ ली जाए कि चार्ज दो तरीके का होता है, सब जानते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज, ये भी सब लोग जानते हैं। दूसरा कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया। इसके बाद एक बात समझ में आती है कि सर चार्ज दो टाइप के हो गए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब बात की जाए कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, नेगेटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे। ये दोनों करेंगे रिपल्सन। क्या करेंगे? रिपल्सन। ठीक है, हाँ, ये क्या करेंगे? रिपल्सन। तो ये सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं। और अपोजिट चार्जेस मान लो प्लस माइनस हो गए, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्शन। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। एक सिंपल सी बात समझ में आई कि सर चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मतलब सर कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करे या नेगेटिव चार्ज फ्लो करे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। बिल्कुल सर। तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब सेम चार्ज क्या करेंगे? रिपल करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इतना चार्ज के बारे में समझ में आया। तो एक और बात है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। मतलब चार्ज को किस यूनिट में मेजर करेंगे? कूलाम में मेजर करेंगे। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। चार्ज की यूनिट कूलाम। समझ में आई सर? चार्ज की सर क्वांटिटी कौन सी है? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि सर इन्हें डायरेक्टली एल्जेब्रिकली ऐड किया जा सकता है। चार्ज अगर स्केलर क्वांटिटी है तो इन्हें डायरेक्टली एल्जेब्रिकली हम ऐड कर सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक सिस्टम है जिसमें एक ए बॉडी थी जिस पे चार्ज 2 कूलम था, बी बॉडी थी जिस पे चार्ज 3 कूलम था। ठीक है, ए बॉडी थी जिस पे चार्ज 2 कूलम, बी बॉडी जिस पे चार्ज 3 कूलम। तो किसी ने बोला कि सर इस पे नेट चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा। तो हम इन्हें डायरेक्टली एल्जेब्रिकली तरीके से जोड़ सकते हैं। वो हो जाएगा 3 और 2 5 कूलम। कितना हो जाएगा? 5 कूलम। डायरेक्टली जोड़ा जा सकता है, लेकिन वेक्टर के केसेस में इस तरीके से डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। वेक्टर के केसेस में डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। कि सर अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट याद रखना कि चार्ज की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब सर कि इससे ज्यादा छोटा चार्ज मेजर नहीं किया गया है अभी तक। मतलब इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज कौन सा है, उसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब सर इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज बताना है। हाँ, इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसे बोलते हैं सबसे छोटा चार्ज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? माइनस टाइम्स होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.67 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम।
प्रैक्टिकल लाइफ में इससे ज्यादा छोटा चार्ज क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां से समझ में आया कि सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है ये एक फिजिकल फिनोमेना है जो अकर होगा चार्ज के फ्लो होने की वजह से, मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब चार्ज की बात करें तो सर चार्ज दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे, मतलब दूर दूर भागेंगे। नेगेटिव रिपल्सन। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन, मतलब पास पास आने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है कि सर चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलाम थी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, मतलब सर इन्हें डायरेक्टली जोड़ सकते हैं, इनमें कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट कितनी है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, नोट डाउन करो। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ, सदा कीड़ा परेशान कर रहा था। तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की, दैट इज चार्ज क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो चार्ज क्वांटाइजेशन को समझने से पहले एक बात समझते हैं कि मान लो एक ये बॉडी है। ठीक है, एक ये क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है। इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन देने होंगे या इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज देना होगा या चार्ज लेना होगा। ठीक है, इसको क्या करना है? ये कोई ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, इसको हमें या तो चार्ज देना है या चार्ज इससे लेना है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट बात समझ में आई कि इससे चार्ज देंगे तो भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में देंगे और निकालेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में निकालेंगे। जैसे कि ये बॉडी है, इसको चार्ज मान लो 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 10 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 15 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, 12,000 इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिए। और अगर इससे लेने हैं तो भी 1 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। मतलब कितने भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं या कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि 1.2 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, मतलब पॉइंट वाले इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते। मतलब समझ में आया कि सर 1.5 हुआ तो नहीं ले सकते, मतलब लेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉन लेंगे, ऐसा नहीं है कि उसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया बाकी का नहीं लिया, ऐसा नहीं हो सकता। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। मतलब अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लेने हैं या किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो पूरे इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन आधा अधूरा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो ये क्या होता है? चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इसका एक सिंपल सा है Q = +-NE। ठीक है, और n यहाँ पे क्या है? इंटीजर। और इंटीजर सब लोग जानते हैं, इंटीजर कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। इंटीजर कितना होगा? 1 2 3 4, इधर सारे इंटीजर हैं, -1 2 3 4 इधर सारे इंटीजर हैं। तो समझ में आया कि सर चार्ज किसी भी बॉडी पे देना होगा या लेना होगा तो हमेशा एक इंटीजर में दे सकते हैं, कभी भी डेसिमल में नहीं दिया जाएगा। मतलब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते ना, सिंपल सी लॉजिक सी बात है कि किसी बॉडी को आधा इलेक्ट्रॉन दे दिया, दैट नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये गलत बात है। इसके बाद ये फर्स्ट प्रॉपर्टी की, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन। चार्ज क्वांटाइजेशन ये प्रॉपर्टी होती है, चार्ज क्वांटाइजेशन। अब अगली प्रॉपर्टी की बात करी जाए, अगली प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वो प्रॉपर्टी है सेकंड है चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब चार्ज कंजर्व रहता है एक आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, मतलब चार्ज कंजर्व रहता है आइसोलेटेड सिस्टम का। इट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर वी डिस्ट्रॉय। सर इसका मतलब क्या था कि सर पहले तो ये बताओ कि चार्ज इज कंजर्व फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि दुनिया का ऐसा सिस्टम जो किसी और से कोई वास्ता नहीं रखता, दुनिया का एक ऐसा सिस्टम जिससे और कोई भी सिस्टम से कुछ लेना देना नहीं है, या दुनिया का ऐसा सिस्टम जिसका किसी और सिस्टम से कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसे बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। इसका मतलब है
कि सर चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका मतलब चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय, मतलब ना ही जन्मा जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये समझ में आया चार्ज कंजर्वेशन। लेकिन सर अगर आइसोलेटेड सिस्टम मान लो नहीं हुआ तो चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। हाँ, अगर आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हुआ तो चार्ज कंजर्व उस सिस्टम का नहीं रहेगा, क्योंकि चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मान लो ये आइसोलेटेड सिस्टम नहीं था, दो सिस्टम थे, मान लो ये दो सिस्टम है, इस पे चार्ज कुछ है तो ये वाला चार्ज इस वाली बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, तो इस पे नेट चार्ज कंजर्व नहीं रहा। मतलब कि सर क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, लेकिन ट्रांसफर कर सकते, मतलब एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी में भेज सकते हैं। सिंपल सी बात है, इसलिए बोला है कि चार्ज है वो कंजर्व रहेगा एक आइसोलेटेड सिस्टम में। मान लो अगर आइसोलेटेड का मतलब है एक अकेला सिस्टम, उसे दुनिया से कुछ फर्क नहीं पड़ता, अब अकेला है तो ये किसी को चार्ज देगा ही नहीं अपने आसपास, तो ये क्या हो गया, चार्ज इसका कंजर्व हो गया, तो देगा नहीं, तो इसका जो पहले चार्ज था वही बाद में हो जाएगा, इसे कंजर्वेशन बोलते हैं। तो इससे हो गया चार्ज कंजर्व, मतलब अब चार्ज ना क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। अब मान लो आइसोलेटेड नहीं है, ये सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है, तो मतलब इसका कांटेक्ट किसी और सिस्टम से है, मतलब ये सिस्टम आ गया, अब ये अपना चार्ज थोड़ा बहुत इसे ट्रांसफर कर देगा। अब ये तो अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो अब इसका नेट चार्ज अलग हो गया ना, सेम नहीं रहा ना, तो यहाँ पे कंजर्वेशन खत्म हो गया। तो समझ में आया, चार्ज कंजर्व है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिससे दुनिया के और किसी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और समझ में आया कि चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन करो। तो चार्ज की प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज भी समझ में आई। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी है, अगली चार्ज के बारे में यहीं पे खत्म करते हैं, आगे पढ़ते हैं हम थोड़ा सा करंट के बारे में। किसके बारे में, करंट के बारे में। ठीक है, तो सबसे अब यहां से चैप्टर की थोड़ी सी ठीक ठाक तरीके से शुरुआत है। तो सबसे पहले करंट को लिखते हैं। करंट का मतलब क्या है, करंट कैसे होता है, क्या होता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करंट के बारे में समझो। द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is known as current। ठीक है, करंट मतलब चार्ज का फ्लो किस नाम से जाना जाता है, करंट के नाम से। चार्ज का फ्लो किसी भी कंडक्टर में करंट बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि सर चार्ज फ्लो करे किसी भी कंडक्टर में तो उसे क्या बोलेंगे, करंट। ठीक है, तो यहां से समझ में आया, आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, किसका फ्लो है, चार्ज का, किसके टाइम, किसके साथ, टाइम के साथ, तो ये क्या होगा, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला होगा, मतलब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, एक बात समझ में आई कि चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अब सबसे पहले इसकी यूनिट की बात करी जाए तो इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। इसकी यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। अब कोई बोले सर एम्पियर कैसे, अगर ऊपर वाले को, ऊपर वाला क्या है, चार्ज, चार्ज की यूनिट अभी बताई क्या, कूलम अपॉन टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो कूलम अपॉन सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। कूलम अपॉन सेकंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट के बारे में बताया, तो कूलम अपॉन सेकंड को उन्होंने अपने नाम से, उनके नाम से यूनिट हो गई, वो क्या थी, एम्पियर। ठीक है, अब बात आती है करंट की। तो करंट क्वांटिटी कैसी है, करंट की यूनिट, करंट की डेफिनेशन क्या हो गई, द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। मतलब आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी को क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। करंट की यूनिट एम्पियर। एम्पियर का मतलब क्या होता है, कूलम अपॉन सेकंड। अब इसके बाद है करंट क्वांटिटी कैसी है, तो करंट इस लेवल पे तो स्केलर क्वांटिटी है, इस लेवल पे क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर कहीं टेंसर क्वांटिटी भी लिखा आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, मतलब करंट टेंसर क्वांटिटी भी है। सर इसका मतलब क्या हुआ, सर स्केलर वेक्टर तो सुना था, मान लो ये कोई वायर है इधर से आया और ये कोई वायर है इधर से आया और ये वायर इधर से निकल गया, अगर इधर से 1 एम्पियर आया, इधर से 2 एम्पियर आया, तो सर इधर से कितना जाएगा। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, अगर वेक्टर होती तो वेक्टर के तरीके से जोड़े जाते, तो स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 इधर चला जाएगा।
सर तो ये तो स्केलर हो गया, लेकिन एक बात बताओ, करंट इधर है ना, करंट कितना है, 1 एम्पियर का है, जा किस साइड रहा है, इस साइड, मतलब सर इसमें मैग्नीट्यूड भी आ रहा है, हाँ सर, डायरेक्शन भी आ रही है, हाँ सर, तो ये तो वेक्टर हो गई, क्योंकि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो वो क्या है, स्केलर, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो वो क्या है, वेक्टर। लेकिन सर ये स्केलर कैसे हो गया, स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन ये नहीं है। स्केलर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे, और वेक्टर का मतलब है जिसमें मैग्नीट्यूड हो और वेक्टर लॉ को फॉलो करे, और टेंसर का मतलब क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, लेकिन वेक्टर लॉ को फॉलो ना करे। मतलब टेंसर में और वेक्टर में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वेक्टर वाली वेक्टर लॉ को फॉलो करती है और टेंसर वाली टेंसर लॉ को, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। इसका मतलब ये डायरेक्टली जुड़ जाएंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आप इतना याद रखो कि करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर टेंसर क्वांटिटी भी कहीं लिखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंसर क्वांटिटी का कोई खास मतलब है नहीं। तो याद रखो केवल करंट कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, तो इन्हें डायरेक्टली ऐड किया जा सकता है। दैट इज 2 एम्पियर और 1 एम्पियर को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 एम्पियर, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां तक करंट के बारे में एक सिंपल सी चीज समझ में आई कि ये होता है। कभी कभी बुक्स में एक डेफिनेशन बोली जाती है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, मतलब सर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है, 1 एम्पियर। तो एक बात समझो, 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो हो जाए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड। इसका मतलब है कि सर 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो जाए, तो उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। तो फ्लो ऑफ 1 कूलाम चार्ज इन 1 सेकेंड इज नोन एज एम्पियर, ठीक है, इज नोन एज 1 एम्पियर। सिंपल सी बात है, नोट डाउन करो फिर मैं बता। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलाम चार्ज। मतलब सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 2 कूलाम चार्ज में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 कूलाम चार्ज में। इसका मतलब से सर पहले एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ कितना है, कि एक इलेक्ट्रॉन पे सब लोगों को पता है चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना है, सब लोग बोलेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब है कि सर 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो सर 1 कूलाम में कितना हो जाएगा, 1 कूलाम में कितना हो जाएगा, 1/1.67 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब उसी तरीके की बात है कि अगर 10 रुपए में एक पेन आती है, 10 रुपए में एक पेन आती है, तो 1 रुपए में कितनी पेन आई है, 1/10। उल्टा समझ लो, 1 रुपए में अगर 2 रुपए में अगर 10 पेन आती हैं, 2 रुपए में अगर 10 पेन आती हैं, तो एक पेन कितने रुपए की आएगी, 1/5, वो 10/2, तो कितने, 5 रुपए की। अगर 2 पेन 10 रुपए की आ रही है तो एक पेन कितने की आएगी, 5 रुपए की। वही केस है, अगर इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इतने चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक कूलाम में कितना होगा, इतने का डिवाइड लगा दो। अरे यार 10 पेन है 2 रुपए की आ रही है, ठीक है, 10 पेन कितने रुपए की आ रही है, 2 रुपए की, तो एक पेन कितने की आएगी, 2/10 रुपए की। सिंपल सी बात है, 10 को इधर भेज दिया, ठीक है। 10 पेन 2 रुपए की आ रही हैं तो एक पेन 2/10 की आएगी ना, सही है ना। और ऐसे समझ लो, 2 पेन हैं वो 10 रुपए की आ रही हैं, 2 पेन कितने रुपए की आ रही हैं, 10 रुपए की, तो एक पेन कितने की आएगी, 5 रुपए की, 5 रुपए की आएगी ना। 2 पेन 10 की हैं तो एक पेन 5 की, तो एक पेन 5 की आई, क्या किया, इस 2 को इससे डिवाइड लगा दिया,
यही केस यहाँ पे है, ये इतने कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन है, इतने कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक कूलाम में कितना होगा, इसका डिवाइड लगा देंगे, तो ये लगा दिया डिवाइड। जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। जब डिवाइड किया इसका तो ये आंसर आ गया, क्योंकि ये 10 टू पावर माइनस पावर है तो ऊपर जाएगी, प्लस की पावर हो जाएगी तो 10 पावर 18 आ जाएगा। हमें एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो दो में पूछे तो कितने आ जाएगा, दो का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 2, तो 10 टू द पावर 18 इंटू 2 5 जा 10, 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ना। हाँ सर आ गया सर। तो समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना था, तो सर इतना कूलाम में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो एक कूलाम में कितना आएगा, इसका डिवाइड लगा देंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सॉल्व किया तो 6.25 इंटू 10 और 18 इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसे सॉल्व किया तो 6.25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक कूलाम में तो हमें समझ में आए, लेकिन पूछा कितने में है, 2 में, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नोट करो। अगला क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन समझो, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है कि हाउ मच चार्ज इज फ्लो थ्रू कंडक्टर in 2 seconds if current is 2.4 एम्पियर। इसे सब लोग करेंगे कि पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा अगर करंट 2.4 एम्पियर है और 2 सेकंड है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को करने से पहले फिजिक्स में एक बात समझो कि हमें दिया क्या क्या है। तो करंट दे रखा है, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझो कि इसमें दिया क्या क्या है। करंट दे रखा है, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू कितनी है 2.4 एम्पियर। ठीक है, और फिर टाइम दे रखा है, मतलब टी की वैल्यू दे रखी है 2 सेकेंड, और हमें पूछा क्या है, क्यू, चार्ज पूछा है। ये वाली बात सब चीज लिख लो। अब देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें आई भी आता है, टी भी आता है एंड क्यू भी आता है। तो एक फॉर्मूला याद करो जो लिखाया था, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। अच्छा सर, तो इसमें क्यू की वैल्यू पूछी है तो टी को इधर उचका दो, तो टी को जिस दिन इधर उचकाओगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इंटू टी। तो क्यू की वैल्यू आ गई आई इंटू टी। ठीक है, तो हमें आई की वैल्यू तो पता है सर, टी की वैल्यू पता है सर, तो डायरेक्टली पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्यू इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 2, इसका मल्टीप्लाई किया तो 4.8 कूलाम इतने सेकंड में फ्लो कर जाएगा अगर करंट 2.4 एम्पीयर है। समझ में आया। तो देखो न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले लिख लो कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें ये तीनों चीजें आ रही हो। अगर मान लो तीनों चीजें नहीं आती तो कोई ऐसा फॉर्मूला होगा जिससे ये सॉल्व होने के बाद फाइनली हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे, फिर फॉर्मूला सोचेंगे, देन अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़े। ठीक है, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि 3 तरीके के हमें चीजें पढ़नी है। जो भी सबस्टेंस है वो कितने तरीके से पढ़ने हैं, 3 तरीके से। तो सबसे पहला उनमें है कंडक्टर। सबसे पहला क्या है, कंडक्टर। दूसरा होता है इंसुलेटर और तीसरा होता है सेमी कंडक्टर। तो सबसे फर्स्ट पढ़ना है कंडक्टर के बारे में। ठीक है, तो कंडक्टर के बारे में समझो, सबस्टेंस which allows flow of charges। मतलब जो सबस्टेंस चार्ज को फ्लो करने को अलाउ करेगा, मतलब जिसमें से चार्ज इजीली फ्लो हो जाएंगे, उसे क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। एक और कंडक्टर की इंपॉर्टेंट बात है कि सबस्टेंस which have free electrons। इसका मतलब है कि ऐसे सबस्टेंस जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उन्हें हम बोलेंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर की दो डेफिनेशन है, ऐसे सबस्टेंस जो अलाउ करते हैं चार्ज को फ्लो, मतलब वो कहते हैं कि चार्ज हमारे अंदर से फ्लो हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, ऐसे सबस्टेंस जिनके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे सबस्टेंस जिनके पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर ऐसे सबस्टेंस जो अलाउ करें कि हमारे अंदर से चार्ज फ्लो इजीली सर कर सकता है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, कंडक्टर। अगर सर तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, तो एक बात बताओ कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कंप्लीटली फ्री होते हैं, मतलब ये हमेशा घूमते रहते हैं क्या ऐसे ही? नहीं, ये बात गलत है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं द लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, द लूजली बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। लूजली बॉन्ड का मतलब है ये इतनी मतलब ढीले तरीके से बॉन्डेड होते हैं कि इन पे अगर थोड़ा सा भी इंटरेक्शन आया तो ये टूट जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं कहीं भी। तो याद रखना जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फ्री नहीं होते, अगर इन पे थोड़ा सा भी कुछ भी करंट या कुछ भी ऐसी चीज लगी है तो ये कंप्लीटली टूट के बाहर हो जाते हैं और मूवमेंट करना स्टार्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि फ्री इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्री नहीं होते, ये लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड का मतलब बहुत बिल्कुल ढीले तरीके से जुड़े हुए होते हैं एटम के साथ, अगर थोड़ा सा भी इनमें कुछ फोर्स लगा या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ तो ये अपने आप निकल के चल देते हैं, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एक और बात है जो तुम समझो कि मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, ठीक है, इसे कंडक्टर मान लिया जाए। बिल्कुल, कंडक्टर का मतलब है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो चार्ज को फ्लो कराएंगे। अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन हुआ तो क्या सर ये रेस्ट पे रहता है? मान लो अभी इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ठीक है, कोई करंट नहीं जा रहा है, अभी ये कंडक्टर क्या रेस्ट पे होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट पे होगा अगर कंडक्टर रेस्ट पे? नहीं, ये वाली बात गलत है। ये इलेक्ट्रॉन है, ये भागता फिरेगा ऐसे 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 ऐसे, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन की एक खासियत है कि भागने के बाद अगर ये रेस्ट पे है कंडक्टर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और कोई भी करंट नहीं है, तो ये वापस आके वहीं पे मिलेगा जहां से इसने स्टार्ट किया था, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। अगर कोई चीज वहीं आके मिल जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इस कंडक्टर की एक खासियत है कि वो इलेक्ट्रॉन की खासियत है, ये रेस्ट पे नहीं रहेगा, ये भागता फिरेगा इधर उधर, लेकिन एट द एंड ये कहाँ आके मिलेगा, जहां से इसने स्टार्ट किया था, ठीक है। हाँ, लेकिन सर ये कितनी स्पीड से भागता है कि जो इसकी स्पीड होती है वो 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की होती है, मतलब 10,000 मीटर पर सेकंड के आसपास होती है इसकी स्पीड, जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता ही रहता है, ठीक है। जब चार्ज मतलब ऐसे ही वायर हम लेते हैं ना, तो अगर मान लो वायर ले लिया, उसमें करंट नहीं लगाया, तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रेस्ट पे नहीं रहता, वो घूमता रहता है। कितनी स्पीड से? 10,000 तक की किलोमीटर की स्पीड से। और ये किस मोशन पे घूमता है, वो बोलते हैं इसे ब्रोनियन मोशन। कौन सा मोशन? ब्रोनियन मोशन। तो याद रखना, जब कंडक्टर रेस्ट पे होता है तो इलेक्ट्रॉन कौन से मोशन पे वर्क करता है? ब्रोनियन मोशन पे। सर ये ब्रोनियन मोशन क्या है? अगर जिगजैग पाथ पे कोई मूवमेंट करे, जिगजैग पाथ पे अगर कोई मूवमेंट करे तो जिगजैग पाथ मूवमेंट को क्या बोलेंगे? ब्रोनियन मोशन। ये इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में मूवमेंट कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे? ब्रोनियन मोशन। तो रेस्ट पे कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोशन करता है? ब्रोनियन मोशन करता है। ब्रोनियन मोशन का मतलब अगर जिगजैग पाथ मूवमेंट है तो ब्रोनियन मोशन है। और कितनी स्पीड से करेगा? 10⁻³ टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इतना सब कंडक्टर के बारे में समझ में आया। एक और चीज कंडक्टर के बारे में पढ़नी है तो वो और पढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी तक समझ में आया कि सर कंडक्टर रेस्ट पे रखा हुआ था, उस पर कोई हमने एक्स्ट्रा बाहर से करंट नहीं फ्लो कराया। अब मान लो कि ये कंडक्टर है और इस पे बाहर से कोई हमने करंट लगा दिया। करंट का मतलब बैटरी लगाई, बैटरी लगाते ही करंट लग जाएगा, ठीक है। बैटरी का काम होता है कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना, क्योंकि ये कैसा है? पॉजिटिव और ये कैसा है? निगेटिव। अभी समझो तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर निगेटिव हो जाएगा। बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी। बैटरी क्या जनरेट करेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरफ के पॉजिटिव टू निगेटिव हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खासियत है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो कोई पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसी तरफ खींच के ले जाएगा, और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खासियत है, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपनी ही तरफ खींच के ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में खींच के ले जाएगा। बिल्कुल सर।
अब जैसे ही हमने बैटरी लगाई तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और कंडक्टर होता है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हमने बोल रखा है। अभी तक ये जब रेस्ट पे था तो कौन सा मोशन कर रहे थे, व्रोनियन मोशन कर रहे थे, इधर उधर 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 घूम रहे थे। लेकिन खासियत क्या थी, ये वापस आके वहीं मिल रहे थे जहां पर खत्म किया था, इन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन था, अब इसने इलेक्ट्रॉन, अब हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस या माइनस, प्लस या माइनस, माइनस का चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव का होता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस का। हमने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस चार्ज किस तरफ लेके जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ये किस तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बात बताओ, अगर इस कंडक्टर में कोई पॉजिटिव चार्ज होते, क्या होते, पॉजिटिव चार्ज होते, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ ले जाता, इस तरफ ले जाता। तो समझ में आया कि सर अगर नेगेटिव चार्ज हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज हैं तो वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे। इसीलिए एक बात याद रखना कि डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, जो क्या डायरेक्शन ऑफ करंट है, अगर इलेक्ट्रॉन के केसेस में क्या रहेगी, अपोजिट टू द बैटरी, अपोजिट टू द बैटरी। जैसे बैटरी ये है और इलेक्ट्रॉन के केसेस में तो हमें, अगर मान लो पॉजिटिव चार्जेस के केसेस की बात करी जाए, पॉजिटिव चार्ज के केसेस में इन द डायरेक्शन ऑफ बैटरी, करंट की डायरेक्शन क्या सी हो जाएगी, बैटरी ले जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट भी चला जाएगा इसी तरफ, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के केसेस में सेम डायरेक्शन टू बैटरी। ठीक है, बैटरी जिस तरफ ले जा रही है उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। समझ में आ गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज को अपने पीछे भगाएगा। तो समझ में आता है कि ये वाली बात लिखी जाती है कि ऐसा लिख दिया जाता है कि सर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी डायरेक्शन में करंट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया ना कि किस वजह से हुआ, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और तो अब कंडक्टर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, पीछे की तरफ भागेंगे। तो इसमें करंट की डायरेक्शन कैसी होती है, उल्टी होती है। ठीक है, तो कि अब करंट किस तरफ भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा। ठीक है, तो इन नेगेटिव चार्जेस के केसेस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू बैटरी, बैटरी के किस तरफ हो जाएगी, अपोजिट। बैटरी किस तरफ ले जाना चाहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन कैसे है, इसमें चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव टू नेगेटिव की डायरेक्शन में। तो यहां तक उम्मीद है कि चार्ज समझ में आ गया होगा कि करंट की डायरेक्शन क्यों इलेक्ट्रॉन के केसेस में उल्टी हो जाती है और क्यों प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्जेस के केसेस में उसी डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, नोट डाउन करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंसुलेटर। क्या पढ़ने वाले हैं, सेकंड सबस्टेंसेस होते हैं इंसुलेटर। कौन से, इंसुलेटर। तो सेकंड सबस्टेंस इसकी बात आती है, दैट इज इंसुलेटर। तो समझो, इंसुलेटर का मतलब है सबस्टेंस विच does not allowed flow of charges। मतलब सिंपल सी बात है, जिसके अंदर से चार्ज फ्लो ना हो वो क्या है, इंसुलेटर है। एक और इंपॉर्टेंट बात, दे डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। सबस्टेंस डज नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या है, इंसुलेटर है। और जिनके पास फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं हो सकता जिनके थ्रू, तो वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, तो समझ में आया कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मैं बता चुका हूं फ्री इलेक्ट्रॉन का ये कंप्लीटली फ्री नहीं होते हैं, बहुत छोटे से फोर्स की वजह से बंधे हुए होते हैं न्यूक्लियस से। अगर इन पे थोड़ा सा भी फोर्स लगाया जाए ना तो ये टूट के निकल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो ये समझ में आया कि सर इंसुलेटर का ये फंडा था। इसके बाद एक और होता है, उसे भी लिख लिया जाए, दैट इज सेमी कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, सिंपल सी है, सबस्टेंस विच हैव कंडक्टिविटी इन बिटवीन कंडक्टर
एंड इंसुलेटर। अच्छा सर, समझ में आया। कि एक बात समझ आया कि सर सबस्टेंस जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी वो चार्ज फ्लो कर सकता है, इंसुलेटर का मतलब है जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते या चार्ज फ्लो नहीं कर सकता और जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो सेमीकंडक्टर समझ में आता है कि ऐसे सेमीकंडक्टर उन्हें बोला जाता है जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में लाई करे, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में हो, मतलब कंडक्ट कर जाए लेकिन बहुत टिपिकल केसेस में कंडक्ट करें, या जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो लूजली बॉन्ड नहीं, बहुत थोड़े से हैवीली बॉन्ड हो, जो बहुत ज्यादा फोर्स, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाने पे निकले, उन्हें बोलेंगे सेमीकंडक्टर। मतलब सिंपल सेमीकंडक्टर से ही समझ आता है, जो चीजें बीच में आएंगी उन्हें क्या बोलेंगे, सेमीकंडक्टर। मतलब कंडक्टर का मतलब जिनमें इजीली रिमूव कर दे इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर का मतलब जिनमें नहीं करें। तो सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें थोड़ी ताकत लगा के करें, ठीक है। तो बीच की चीजें हैं वो सब किस में आएंगी, सेमीकंडक्टर के केसेस में, ठीक है। तो एक सेमीकंडक्टर के एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल लिख लो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ठीक है। इंसुलेटर के एग्जाम्पल की बात करें तो इंसुलेटर में लिख लो रबर, ग्लास, एटसेट्रा, ठीक है। ड्राईवुड भी बोल सकते हैं, ये इसके इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। और कंडक्टर में जितने भी मेटल्स होते हैं, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सारे के सारे, ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है। याद रखना कि ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे है, जो अपनी पेंसिल होती है ना, पेंसिल जो कच्ची पेंसिल होती है उसमें जो यूज होता है ना पेन, उसे बोलते हैं ग्रेफाइट की पेन, ठीक है। तो वो कंडक्ट कर जाती है इलेक्ट्रिसिटी को, ये नहीं कि उसको लगा के बिजली में लगा दिया तो उसमें बिजली आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ा जाए। तो यहां तक समझ में आया कि कंडक्टर के बारे में थोड़ी सी चीजें समझ में आ गई। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, करंट की डायरेक्शन, इंसुलेटर, इनके बारे में समझ में आ गया। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं सर्किट सिंबल्स के बारे में। किसके बारे में, सिंबल ऑफ सर्किट, ठीक है। सिंबल यूज्ड इन सर्किट, सिंबल यूज्ड इन सर्किट। सर्किट में कौन कौन से सिंबल यूज होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला सिंबल समझ लो कि ये वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल है कनेक्टिंग वायर का। मतलब ये बोलता है कि यहाँ पे वायर क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। ये वाला सिंबल किसका है, कनेक्टिंग वायर का। मतलब एक वायर ये है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ये वाला यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, तो ये वाला सिंबल किसका हो गया, कनेक्टिंग वायर का हो गया। और एक और बात, ये वाला सिंबल बताओ किसका हो गया, ये वाला सिंबल का हो गया। यहाँ पर वायर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब जोड़े जा रहे हैं। और इसका मतलब होता है क्रॉसिंग वायर, क्रॉसिंग वायर मतलब वायर को क्रॉस कर दिया बिना टच किए, ठीक है, बिना टच किए, बिना जोड़े। मतलब एक ये वायर हो गया, एक ही वायर, ये बिना जोड़े चले गए एक दूसरे से, जोड़ा तो नहीं है ना, हाँ, तो इनको बोलेंगे क्रॉसिंग। और इनको जोड़ दिया जाए अगर तो ये क्या हो गए, कनेक्ट, ठीक है। कनेक्ट करने से जोड़ दिया गया है, और क्रॉस करने से मतलब एक दूसरे के करंट से कोई लेना देना नहीं, इसका करंट इधर निकल जाएगा, इसका करंट इधर निकल जाएगा, इन दोनों का कोई मैचअप नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ऑफ वायर, ठीक है। अब एक और अगला है कि अगला मान लो इस तरीके से होता है, ये वल्व बोल सकते हैं, वल्व, या बोल सकते हैं लोड, या क्या बोल सकते हैं, वल्व बोल सकते हैं, लोड बोल सकते हैं। एक और बात, अगर मान लो ये है तो ये क्या है, सेल, ये क्या है, सेल, इसे बोलते हैं सेल। और एक और आगे है कि ये इस तरीके से अगर दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर ली जाए, दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर ली जाए, दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर ली जाए, तो इसे बोलने लगते हैं बैटरी। क्या बोलने लगते हैं, बैटरी। क्या बोलने लगते हैं, बैटरी। याद रखना, अगर दो या दो से ज्यादा सेल यूज कर ली जाए तो इसे क्या बोलते हैं, बैटरी। तो समझ में आ गया सर, इसे बैटरी बोलेंगे। आगे सर और भी हैं, हाँ, अगर इस तरीके से कोई है तो ये क्या है, ओपन स्विच है। कभी कभी ऐसे भी आएगा, ये दोनों ओपन स्विच हैं। क्या है, ओपन स्विच। मतलब अगर करंट जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, अगर इधर से करंट जाएगा तो ये यहीं रह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। तो ये क्या है, ओपन स्विच है। क्या है, कभी बुक्स में इस तरीके से होता है, कभी बुक्स में इस तरीके से होता है। ये सब क्या हो गए, ओपन स्विच हो गए ये दोनों। अगला है, मान लो अगर इनके बीच में डॉट रख दिया जाए, डॉट, और इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो ये हो गए क्लोज्ड स्विच। क्या, क्लोज्ड स्विच।
क्लोज्ड स्विच, मतलब अब अगर इधर से करंट गया तो वो करंट इधर से निकल जाएगा, सिंपल सी बात है, इधर से क्या करेगा, निकल जाएगा। इधर से करंट गया तो इधर से निकल जाएगा। लगा ओपन स्विच में क्या था, इधर से करंट जा गया, क्योंकि आगे जैसे ये वायर है इस तरीके से, अगर इधर से वायर गया तो इधर पहुंचेगा ही नहीं, तो जुड़ेगा कैसे, और अगर इस तरीके से हो गया तो ये पार निकल जाएगा। तो यही है ओपन स्विच का मतलब, इधर से गया तो इधर से नहीं निकल पाएगा। क्लोज स्विच का मतलब इधर से गया तो इधर से निकल जाएगा। इस यहां तक समझ में आया क्लोज स्विच। क्लोज स्विच के बाद एक और है, ये होता है, इसे बोलते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब इसके यूजेस पढ़ेंगे। इसे बोलते हैं, अगर बीच में ए बनी है तो अममीटर, एममीटर। एक और होता है, अगर बीच में वी बनी हुई है तो इसे बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या बोलेंगे, वोल्ट मीटर। ये थोड़े सर्किट डायग्राम या सर्किट सिंबल्स हैं जो यूज होने वाले हैं सर्किट में, तो याद कर लेना इनको, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें यूज होती हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, इसमें एक दो सिंबल्स और हैं जो यूजफुल हैं, उनके बारे में बात करी जाए तो उनमें एक सिंपल सा है कि ये क्या होता है, ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, हाँ, ये क्या होता है सर, इसे बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट, रियोस्टेट को कई बुक्स में इसके अलावा इस तरीके से भी लिखा जाता है, इस तरीके से। रियोस्टेट का मतलब होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब अगर इस पॉइंट, इस वायर को इधर उधर हिलाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वेरी मतलब बदल जाएगा। इस वजह से इसका नाम क्या है, रियोस्टेट। इसको इस तरीके से भी बोला जाता है और इस तरीके से भी बोला जाता है। इसमें एक इस तरीके से भी सिंबल यूज होता है, इसे बोलते हैं एसी सप्लाई। कौन सी सप्लाई, एसी सप्लाई। अपने घरों में एसी सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई, अपने घरों में एसी सप्लाई होती है। तो सर डीसी सप्लाई कहाँ पे होती है, जो बैटरी वगैरह होती है ना, जो बैटरी घर में यूज्ड होती हैं वो डीसी सप्लाई करती हैं, और अपने घर में जो सप्लाई आती है वो एसी। तो सर डीसी जो बैटरी है वो डीसी करेंगी, और अब बाहर से आएगी वो एसी आएगी। तो सर अपने अप्लायंसेस डीसी एसी दोनों पे चल जाते हैं। नहीं, इन्वर्टर लगा है ना, उसका काम क्या है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अपने अप्लायंसेस किस पे चलेंगे, एसी पे या डीसी पे, केवल और केवल एसी पर चलते हैं, डीसी पर नहीं चलते। ठीक है, ये थोड़े से और सिंबल्स थे जिनके बारे में समझ लिया, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ठीक है सर, आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस की एक सिंपल सी पहले बात याद करो। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, सबसे पहली डेफिनेशन, वर्क डन टू मूव a unit positive charge from lower potential to higher potential। इसका मतलब है कि मान लो ये बैटरी है, मान लो कि कोई बैटरी है, मान लो ये कोई बैटरी है, ये क्या है, बैटरी है। अब इलेक्ट्रॉन का इस लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाने में कितना वर्क डन होगा, या चार्ज को, मान लो किसी भी चार्ज को, नॉट एन इलेक्ट्रॉन, किसी भी चार्ज को यहां से लेके यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब सर चार्ज को बैटरी के छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे में ले जाने में कितना हमें काम करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया कि बैटरी के छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे तक ले जाने में कितना काम हमें करना पड़ेगा, उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। बैटरी का छोटे वाले डंडे को बोलते हैं लोअर पोटेंशियल और बड़े वाले डंडे को बोलते हैं हायर पोटेंशियल। समझ में आ गया कि छोटे वाले से बड़े वाले में ले जाने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की इसके अलावा एक और डेफिनेशन है, उसे भी लिख लिया जाए कि वर्क डन
इन चार्जिंग ए बॉडी स्टोर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ईपीई का मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो हमने एक बॉडी को चार्ज करना है, किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो उस पर हमें कितना वर्क करना पड़ेगा कोई बॉडी को चार्ज करने के लिए, वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में उसमें वर्क स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वर्क किस में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी वर्क बोला जाता है, पर यूनिट चार्ज को भी वर्क बोला जाता है। तो समझ लेना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज को भी क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है कि किसी भी चार्ज को छोटे वाले डंडे से बड़े वाले डंडे तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, वो होता है वर्क डन। ठीक है, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर वर्क डन किसी भी बॉडी को चार्ज करने में यूज हो, किसी भी बॉडी को हम चार्ज करें तो उसमें हमने कितना काम किया और फिर उस बॉडी को कितना चार्ज दिया उससे डिवाइड लगा दें। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक बात समझो कि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ये क्या है? वर्क डन करना है किसे? चार्ज को ले जाने में। तो वर्क डन करना है चार्ज को ले जाने में, तो चार्ज को ले जाने में कितना काम किया उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी थी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, या ऊपर एनर्जी लिख लो, ऊपर क्या लिख लो? एनर्जी अपॉन क्या लिखना है? चार्ज, क्योंकि किसको ले जाना है, किसको चार्ज करना है? चार्ज को। ठीक है, तो एक तो वर्क डन का वो डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला सिंपल सा हो गया कि कितना काम किया चार्ज को ले जाने में, तो वो क्या होगा? W अपॉन Q। या फिर कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई बॉडी को चार्ज करने में, तो वो भी क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपन को ये याद रखनी है वर्क डन, कितना वर्क डन किया चार्ज को मूव करने में छोटे डंडे से बड़े डंडे में, तो उसे क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है, तो W अपॉन Q इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। W अपॉन Q याद रखना, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये क्या? एनर्जी अपॉन चार्ज, ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर? मतलब स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। मतलब 3 वोल्ट और 2 वोल्ट को ऐड करेंगे तो आंसर डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं? 5 वोल्ट। स्केलर का मैं आपको बता चुका हूं, स्केलर का मतलब उन्हें डायरेक्टली जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है। 3 वोल्ट और -2 वोल्ट को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1 वोल्ट, क्योंकि वो माइनस का है और ये प्लस का है, तो प्लस माइनस 3 में से 2 गया, 1 वोल्ट बच गया। ठीक है, तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। अब इसका काम यूनिट क्या है? वोल्ट यूनिट होती है इसकी। क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब इधर चार्ज, वो वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल अपॉन Q की यूनिट क्या होती है? चार्ज, कूलाम। तो समझ में आ गया, जूल अपॉन कूलाम। तो वोल्ट का मतलब क्या होता है? जूल अपॉन कूलाम। लेकिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पोटेंशियल के बारे में डिस्कवर किया, अलेक्जेंड्रा वोल्ट के नाम से उनका नाम था, तो उन्हीं के नाम से जूल अपॉन कूलाम को क्या बोल दिया गया? वोल्ट। तो पोटेंशियल के बारे में याद रखना, पोटेंशियल की यूनिट, वो क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर। यूनिट क्या होती है? वोल्ट। यूनिट क्या होती है? वोल्ट। वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को क्या बोलेंगे? वोल्ट। ठीक है, यहां तक समझ में आया तो नोट डाउन करो। इसमें क्वेश्चन लिखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी गेन टू मूव अ यूनिट चार्ज, हाउ मच एनर्जी गेन टू मूव अ यूनिट चार्ज फॉर 20 वोल्ट बैटरी। ठीक है, इसका मतलब है, पहले क्वेश्चन को मैंने बोला न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में लिखते हैं कि 20 वोल्ट, किसकी यूनिट होती है? वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की, मतलब हमें डेल्टा वी दे रखा है, कितना है?
20 वोल्ट। और ए यूनिट चार्ज का मतलब होता है एक चार्ज। तो चार्ज कितना क्या होता है, क्यू कितना दे रखा है, 1 कूलाम। यस सर। पूछा क्या है, एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी लिख ली जाए। एनर्जी यहाँ पर क्या है पूछिए, तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें डेल्टा वी का यूज हो, क्यू का यूज हो, ई का यूज हो। तो एक सेकंड फॉर्मूला, पहला क्या होता है डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, लेकिन दूसरा क्या होता है एनर्जी अपॉन क्यू। तो हमें एनर्जी निकालनी है, क्यू हमको पता है, वी हमको पता है, तो एनर्जी यहाँ से डायरेक्टली क्यू को इधर उचका देंगे तो हो जाएगा क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू की जगह क्या 1 कूलाम, क्योंकि 1 कूलाम यूनिट कूलाम है, यूनिट चार्ज का मतलब 1 कूलाम, इंटू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, तो 20 का गुणा कर दिया तो 20 जूल यहाँ पर एनर्जी आ गई। कितनी एनर्जी आ गई, 20 जूल यहाँ पर एनर्जी आ गई। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया सर। आप करो फिर हम आगे बढ़े।